हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आपका पेपर 2 है, इन्वायरमेंटल साइंस है, वहाँ में जो यूनिट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के कंसेप्ट्स वहाँ पे यूज हुए हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके सारी बातें सुनना है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। ये प्ले स्टोर में ऐप है अपनी। ठीक है, इसमें पेपर 1 कंप्लीट आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 EVS किसी का है, कोड नंबर 89, तो वो भी अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। चलो फ्रेंड्स, बात करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा गया 2021-22 में, क्या था? आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल सिस्टम विद द लोवेस्ट एंट्रोपी। ठीक है, नीचे कुछ इन्वायरमेंटल सिस्टम दिए गए हैं, कुछ पर्यावरणीय तंत्र दिए गए हैं। इसमें आपको पूछा है किसकी लोवेस्ट एंट्रोपी है, सबसे कम एंट्रोपी किसकी है। एंट्रोपी वैसे होती क्या है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, एक तरह से बिखराव। सबसे लोवेस्ट किसका है ये पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखिए। पैरा कह रहा है लैंड इन मोनोकल्चर एग्रीकल्चर सस्टेन्ड बाय द हाई एनर्जी इनपुट। अगर जहां पे हाई एनर्जी इनपुट आ गया तो आपको पता है एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाई एनर्जी इनपुट आ गया तो वहां पे एंट्रोपी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको पूछा है लोवेस्ट एंट्रोपी किधर है। सेकंड क्या है? सॉयल कंटेनिंग ए बैलेंस कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैलेंस्ड कम्युनिटी, देखो ये शब्द देखो आप, बैलेंस्ड कम्युनिटी, यानी कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो सीधी सी बात है जो बिखराव है वो कम है, तो लोवेस्ट एंट्रोपी होगा बैलेंस्ड कम्युनिटी। इसका राइट आंसर चला जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच के। कोल रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉल्यूटेड रिवर, ये इनके पास तो बहुत ही बिखराव और एंट्रोपी होती है, एनर्जी होती है, तो ये तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंस्ड कम्युनिटी वाला सही ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट एंट्रोपी है कंपेरेटिवली इन चारों में सेकंड ऑप्शन की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है? विच केमिकल फॉर्म ऑफ मर्करी इज कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल। आपको पता है मर्करी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और तो नहीं पाया जाता है, मर्करी ही पाया जाता है तरल अवस्था में। और इससे एक बीमारी भी होती है, अगर पानी में आ जाता है तो वो कौन सी होता है? मीनामाटा। कौन सी होती है? मीनामाटा। ये पेपर 1 में भी आपको पूछ सकते हैं। मीनामाटा मर्करी, इटाई कैडमियम की वजह से, फ्लोरोसिस फ्लोराइड की वजह से, और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने की वजह से होता है ना, जिसको मैथमोग्लोबोनेमिया भी बोलते हैं। याद आया? तो आपसे ये पूछा है कि ऐसा कौन सा मर्करी का फॉर्म है, केमिकल फॉर्म है मर्करी का, जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल है। कौन सा है? बताइए बताइए, याद करिए इन चारों में से। डाई मेथाइल मर्करी। क्या है? डाई मेथाइल। याद आ गया था क्या? डाई मेथाइल मर्करी है वो क्या है? कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल है, कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल है ये डाई मेथाइल मर्करी। एक बात और बता देता हूं आपको, डाई मेथाइल मर्करी का ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, CH3 डाई मेथाइल 2 हो गया और ये मर्करी हो गया। ये फॉर्मूला भी क्या बता, अगली बार आपको फॉर्मूला पूछ ले, फॉर्मूला देके क्वेश्चन पूछ ले। डाई मेथाइल mercury is a clear liquid with a mild sweet odor and is highly toxic to the nervous system। ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक, जहरीला, विषैला होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? डाइमिथाइल मर्करी। ये फॉर्म होती है जो कंप्लीटली सॉल्युबल होती है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द वाटर इज क्लासिफाइड एज अग्रेसिव इफ। पानी भी अग्रेसिव है, पानी भी अग्रेसिव है, सिर्फ वही अग्रेसिव नहीं है, पानी भी अग्रेसिव है। ठीक है, देख लो। तो अग्रेसिव का यहां मतलब क्या है? क्या मतलब निकालते हो? देखो अग्रेसिव की एक लाइन बता देता हूं। अग्रेसिव क्या होता है? द अग्रेसिव इंडेक्स ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर मॉनिटरिंग वाटर इन एस्बेस्टस पाइप इज समटाइम सब्स्टिट्यूटेड फॉर द लेगलियर इंडेक्स एज ए इंडिकेटर ऑफ द कोरोजिविटी ऑफ वाटर। यानी कि ये जो आप बात कर रहे हो अग्रेसिव की, यानी कि पानी कितना कोरोजिव है, कितना संक्षारण करता है वो। ठीक है ना, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको बोला गया है अग्रेसिव। क्या बोला गया है? अग्रेसिव। ठीक है ना, तो वाटर एज क्लासिफाइड अग्रेसिव इफ। कौन सी कंडीशन होगी जब पानी है वो अग्रेसिव होगा? तो याद रख लेना, जहां पे है ना कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो।
ठीक है, और बजाय कैल्शियम इसके आयन +2 के, तो पानी बहुत ही अग्रेसिव होगा। द कैल्शियम 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज मच लेस देन कैल्शियम कार्बोनेट सैचुरेशन। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जितना अधिक होती है, ठीक है, और कैल्शियम आयन की मात्रा उतनी कम होगी, उतना ही ज़्यादा पानी अग्रेसिव होगा। क्यों होगा ऐसा, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, तब और बेहतर समझ में आ जाएगा। आपको एक फॉर्मूला बता के इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। ये देखो, दो तरह से हम निकाल देते हैं। एक तो लेंजलियर इंडेक्स से है, ठीक है ना, इसमें क्या है पीएच। अगर हम अग्रेसिव इंडेक्स निकालते हैं तो देखो पीएच है, एक तो पीएच है और एक लॉगरिथम ऑफ ए एंड एच है। अगर हम अग्रेसिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, देखना कैसे निकलता है। ए आई है अग्रेसिव और ए है टोटल एल्केलिनिटी, ये वाला ए टोटल एल्केलिनिटी है, ठीक है, किसके द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट, और एच है कैल्शियम का हार्डनेस एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो अग्रेसिव इंडेक्स है ये पीएच प्लस लॉगरिथम ऑफ ए एंड एच, कैल्शियम कार्बोनेट का जितना मात्रा ज्यादा होगा अग्रेसिव इंडेक्स इतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा, और पीएच। अब आप बताइए वहां पे कैल्शियम की मात्रा, अब उसमें देखिए ऑप्शन में देखिए कैल्शियम की मात्रा कम है, ठीक है, हमने जो सिलेक्ट किया है, लेकिन जो मात्रा ज्यादा किसकी है, कैल्शियम कार्बोनेट की जाता है। तो एक तरह से यूं मान लो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला उसको, यानी कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी, पीएच वैल्यू भी ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मात्रा ज़्यादा है, तो ये सारा फॉर्मूला जो ये अग्रेसिव इंडेक्स का दिखाया था ये भी तो ज़्यादा हो जाएगा। अरे देखा कि नहीं, देखा ना फॉर्मूला, दोबारा देख लो, ठीक है, ये देखो दोबारा, ये देखो पीएच प्लस लॉगरिथम ऑफ ए एंड एच, समझ में आया। तो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा होगी ही होगी। अगर ये दोनों मिलके ज्यादा हैं तो वो कम क्यों रहेगी, ठीक है ना, कौन सा, अग्रेसिव, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है कि फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट्स, ओए होए, आपके अंदर फ्री एनर्जी 0 है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी 0 है, क्या है, आप इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुके हैं। कौन सी स्टेट में आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, है ना। तो आप मुझे बता दीजिए अगर फ्री एनर्जी माइनस में और पॉजिटिव में हो, प्लस में और माइनस में हो तो क्या होगा। जैसे हमने, क्योंकि आपको पता है, अगर मैंने 0 का तो बता ही दिया, 3 कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। अगर फ्री एनर्जी डेल जी जिसको हम कहते हैं गिब्स, वो अगर 0 है तो इंडिकेट करेगा इक्विलिब्रियम को। अगर इसकी वैल्यू माइनस में होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर ये वैल्यू प्लस में होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, ये भी बता देना। बता दोगे क्या, चलो बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी NaOH एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बात कर दी। तो ये तो सीधी सी बात आपको पता ही है। एक फॉर्मूला आपको याद है, H का जो कंसंट्रेशन है और OH का कंसंट्रेशन है, इन दोनों का कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता क्या, अगर नहीं था तो आज याद कर लो। ये कंसंट्रेशन के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। और यहाँ पे आपको NaOH का कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। तो ये मान सकते हो कि NaOH यानी कि OH का कितना दे रखा है, 0.1, सीधी सी बात है। तो OH की वैल्यू रख दो, ये लो H पॉजिटिव, H धनायन, OH नेगेटिव की जगह आपने लिखा 0, इंटू में आ गया ना, इंटू में ही है, 0.1 इक्वल टू 10⁴। अब इसको देखो, इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हो ना, 0.1 को, कैसे, इतना तो मैथ आता है सर हमें। ये पॉइंट हटाया तो ये 10 नीचे आ गया, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो गया ना। अरे बता दो, 10⁻1 हो गया ना, तो ठीक है। तो लो H पॉजिटिव इंटू 10⁻1 इक्वल टू 10⁻⁴, यही तो है। अब ये इधर जाएगी, कौन, 10⁻1, तो किसकी हो जाएगी, उसकी नहीं होगी, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो गया, H पॉजिटिव, ये 10⁻1 किसकी होगी, प्लस की, और ये माइनस का 14 है, तो कितना मतलब माइनस का कितना बच गया, 13 बच गया। अरे बच गया कि नहीं बच गया, अरे देख लो एक बार, बच गया होगा, हाँ सर बच गया ना। तो 10⁻13, ये लो सेकंड ऑप्शन, ठीक है, 10⁻13। समझ में आया कि नहीं। ये बहुत बार पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ये राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी पूछा था ये ऐसा, इस तरह का क्वेश्चन, और आपसे भी पूछते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को गलत करना बहुत बेवकूफ़ी है और सिलेक्शन से दूर होने जैसा लगता है, ठीक है।
चलो ये क्या कहता है, ओ वाह क्या बात है, ये आयन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आते हैं। ये क्या क्वेश्चन है देखो, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट प्रोटीन, प्रोटीन को सेपरेट करना है किसके आधार पे, साइज के आधार पे। ओए होए, साइज के आधार पे अगर करना है तो छलनी की जरूरत होगी, और आपको पता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, उसको सिव भी बोलते हैं, एक छलनी है ये एक तरह से, ये है ना, याद रखना। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर प्रोटीन को सेपरेट करना है तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का यूज होगा। तो अब कमेंट बॉक्स में एक बात और बता दीजिए, आयन क्रोमेटोग्राफी, थिन क्रोमेटोग्राफी और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कैसे कैसे यूज होगी, कहां का यूज होगी, एक बार बता दो प्लीज। रिवाइज कर लो ना कमेंट बॉक्स में, उसको याद करने से क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी को याद करो, सब अच्छा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है वाटर रिमेन इन लिक्विड स्टेट over a wide range of temperature because of its water remain liquid state, जो पानी है वो तरल अवस्था में रहता है एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक आपको पता है 0 से 100 डिग्री के एक वाइड रेंज में बड़ा लिक्विड अवस्था में रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, कौन है इसके कारण, इसके कारण आपको पता है एक तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, क्योंकि जितना स्पेसिफिक हीट का बात है उतना ही कूल और उसको वार्म होने में टाइम लगेगा। तो एक तो स्पेसिफिक हीट है, और स्पेसिफिक हीट है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ए और बी का बड़ा अच्छा योगदान है इसमें कि वाटर है वो एक बहुत ही वाइड रेंज के अंदर क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। इस बात को समझे तो इसका आंसर ए और बी हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। सर लगा तो रहे हैं तो बस वही लगाना है, डेंसिटी एट 0 डिग्री से और बाइपोलर नेचर इसका, इसमें कोई सहयोग नहीं है कि वो बहुत बड़ा एक रेंज में लिक्विड अवस्था में रहता है। सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे रोल है, अगर दो ऑप्शन बेस्ट चूज करना पड़े तो स्पेसिफिक हीट और हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इंस्ट्रूमेंट, एक दो क्वेश्चन आते हैं हर बार। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मटेरियल, the crystal structure of a compound/material can be determined using, अगर आपको किसी कंपाउंड या मटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको डिटरमाइन करना है कैसा है, तो वो क्या यूज करोगे। सीधी सी बात है, अगर पढ़ रखा है तो पता नहीं, तो ऐसे पेन लगा के सोचने से कुछ नहीं होगा। सर सोचे बिना आंसर कैसे दें, याद तो होना चाहिए ना, सिर्फ सोच कर नहीं, सिर्फ आंसर तभी आएगा जब पहले पढ़ा हो। तो इसमें तो सीधा है, एक तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन तो यूज होता ही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और कौन सा होता है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी यूज होती है भाई, ये दोनों यूज होते हैं। तो आप मुझे ये बता दो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे फ्लोरेसेंस किस में यूज होता है, अगर आप बता ही रहे हो तो बता दो, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो सी और डी इज द राइट आंसर। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन है। अगर आपको क्या करना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड या मटेरियल को डिटरमाइन करना है तो इनका आप यूज कर सकते हो, किसका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन का। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। टकरा के आ जाएगी कौन सर, देख लो क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ पोल्यूटेंट है और इधर कुछ हेल्थ के इफेक्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रदूषक है वो हमारी स्वास्थ्य पे किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये बेंजो अल्फा पायरिन जहां भी दिख जाए ना आपको, बेंजो अल्फा पायरिन, तो ये कैंसर बड़ा खतरनाक करता है। ये बी का तो डी का तो 2 दिखता ही दिखता है, तो डी का 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये कट गया एक ऑप्शन। चलो और देखते हैं। कैडमियम बॉन्ड से रिलेटेड है, इटाई कैडमियम वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि ए का 3, तो इसमें ए का 3 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन ऊपर वाले तो कट गए। अब इन दोनों में है, चलो आगे चलते हैं। ए का 3 और डी का 2। अब अगर मैं बात करूं डाइऑक्सिन पे पता है आपको, ये सीवियर स्किन कंडीशन, स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक है डाइऑक्सिन, और ये जो एक तरह से स्किन के लिए बहुत ही खतरनाक डिजीज है कह सकते हैं फ्लोरेंस, ये बहुत ही खतरनाक है। ये डाइऑक्सिन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, डाइऑक्सिन। जब हम पॉलीथीन को बर्न करते हैं तब निकलती है, अगर आपको याद है तो बी का 1, तो ये बी का 1 है इसमें, तो ये ऑप्शन कट गया, ये राइट आंसर है। ये तो याद करना पड़ेगा आपको, है ना। कार्बोफ्यूरान है, इसकी वजह से जो इम्पेडेड न्यूरो ट्रांसमिशन है ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये वाली बात।
तो ऐसे मैच करने का हेल्थ इश्यू पे ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान रखें। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, इसको एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करें कि यार इससे ये नहीं हो रहा, इससे नहीं हो तो ये ऑप्शन काट दो, इनमें ये तुक्का मारने में भी थोड़ा फायदा रहता है ना। एलिमिनेशन जरूरी है इन चीज़ों का। अगर एलिमिनेट करना नहीं सीखा ना तो एग्जाम आपको एलिमिनेट कर देगा, है ना। फिर तैयारी करनी पड़ेगी, समझ जाना प्लीज़। चलो बहुत बढ़िया। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग एज इट। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही खतरनाक है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्यों आप बताना। अरे ये तो बहुत बार आपने पेपर 1 में भी कर लिया होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है आपको पता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है ना। इससे सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हैज हाई एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन के साथ खुद जुड़ जाएगा और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आपको पता है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड सर्कुलेट हो जाएगा तो सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। आप खून ब्लड चेक करवाते हो ना, क्या सीधा कहता है कोई मुझे 14 ग्राम ब्लड है, कोई 12 ग्राम है, इसका मतलब क्या है, वो HB बता रहा होता है, हीमोग्लोबिन बता रहा होता है। क्यों बताता है वो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का प्रवाह करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हीमोग्लोबिन के पीछे पड़े रहते हैं सब लोग, ठीक है, कि कितना है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा प्रदूषक आ गया तो इसको ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएगा कि हट मैं बैठूंगा यहाँ पे, और वो हटते ही जब ये बैठ जाएगा तो हमें सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी और मृत्यु तक हो सकती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। चलो बहुत सुंदर। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे कंसेप्ट थे। अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छा होगा। कोई भी किसी भी तरह की टेंशन ना लें, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो सब लोग। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसी चल रही है। अगर कंफ्यूजन है, अगर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SWMG एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और कोई भी बैरियर नहीं है लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम तैयारी करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हर कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आइए और SWMG पे मिलकर तैयारी करते हैं, चित्त को शांत रखते हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।